उस दिन मिर्च के खेतों में काम करते हुए एक ऐसी चीज मेरे दिल के अंदर गहरी उतर गई जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसने मेरे अंदर की भावनाओं को फिर से जगा दिया और जो एहसास लंबे समय से दबे हुए थे वे फिर से जीवंत हो उठे। अगर आप सदस्यता लेते हैं तो मैं आपको हर हफ्ते ऐसी ही अद्भुत और भावुक कहानियां सुनाऊंगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में रहने वाले 60 वर्षीय रामपाल हर साल पतझड़ के मौसम में अपने शरीर से ज्यादा अपने मन में भारीपन महसूस करते थे। जब सुबह की धूप मिर्च के पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदों के बीच से छनकर आती तो वह अकेले अपने खेत को देखते हुए गहरी सांस लेते। उत्तराखंड के घने पहाड़ों में स्थित उनका मिर्च का खेत शांत था और सुबह सुबह केवल चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती थी। उनकी पत्नी के गुजरे 15 साल हो चुके थे, लेकिन उनका घर अभी भी वैसा ही था जैसा उनकी पत्नी ने छोड़ा था। कितने भी साल बीत जाएं, रसोई के कोने में टोंगे उनकी पत्नी के एप्रन को हटाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। मिर्च के खेत का काम साल के इस समय सबसे मुश्किल होता है। पतझड़ की धूप में मिर्चें पूरी तरह से पककर लाल हो जाती हैं और ये कटाई का चरम समय होता है। अकेले इसे संभालना मुश्किल था क्योंकि खेत बहुत बड़ा था और मिर्चें बहुत ज्यादा थीं। कुछ दिन पहले गांव के उनके एक दोस्त राजेश उनसे मिलने आए थे। रामपाल भाई, आजकल अकेले खेत का काम करना मुश्किल होता होगा। मेरे जानने वाले एक एजेंसी है जो अच्छे लोग भेजती है। उनके पास बहुत से मजबूत और नौजवान लड़के हैं। रामपाल ने चुपचाप सिर हिला दिया। उन्हें किसी से काम करवाना अभी भी अजीब लगता था, लेकिन इस बार उन्हें लगा कि वह अकेले ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस सुबह वह सबसे पहले खेत में आए और मिर्चों का मुआयना करने लगे। कभी कभी जंगली सुअर या हिरण आकर फसल को नुकसान पहुंचाते थे, इसलिए उन्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। मोटे रबर के दस्ताने पहनकर उन्होंने पूरे खेत का एक चक्कर लगाया। तभी उन्हें दूर गांव के रास्ते से कोई आता हुआ दिखाई दिया। उनकी नजरें कमजोर थीं, इसलिए उन्होंने आंखें सिकोड़कर देखने की कोशिश की। कंधे पर बैग टांगे हुए वह व्यक्ति पहली नजर में कोई पुरुष नहीं लग रहा था। जब वह और पास आया तो उन्हें यकीन हो गया, वह जरूर एक महिला थी और उनका अनुमान सही निकला। क्या आप रामपाल जी हैं? एक मधुर और साफ आवाज थी। रामपाल ने हैरान होकर पूछा, हाँ मैं हूं, लेकिन आप कौन हैं? मैं पार्वती हूं। मैं आज काम करने के लिए आई हूं। मुझे एजेंसी ने भेजा है। रामपाल हैरान रह गए। उनके दोस्त ने तो जवान और मजबूत लोगों के बारे में बताया था। हालांकि उनकी झुर्रियों वाली आंखों में मुस्कान थी, लेकिन वह इतनी नाजुक लग रही थी कि खेती के इस मुश्किल काम को करने के लिए काफी कमजोर लगती थी। सूखे कंधे, पतले हाथ और दुबली कमर देखकर उन्होंने पूछा, क्या आप इस तरह का काम कर पाएंगी? मिर्च तोड़ना इतना आसान नहीं होता, बहुत झुकना पड़ता है और धूप भी तेज होती है। चिंता मत कीजिए, मैंने ये काम बहुत किया है। शरीर को थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन मन को शांति मिलती है। उसने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। रामपाल ने और कुछ नहीं पूछा और सिर हिला दिया। खेत में एक दूसरे के बगल में खड़े होकर रामपाल ने उसे कुछ आसान सुझाव दिए। आप यह वाली लाइन संभालो और केवल लाल मिर्चें ही तोड़ना। हरी को छोड़ देना और जो बहुत ज्यादा पकी हो उन्हें फेंक देना। पार्वती ने जी कहा और तुरंत काम शुरू कर दिया। रामपाल ने ध्यान से उसके हाथ देखे। पार्वती के हाथ उम्मीद से ज्यादा कुशल थे। मिर्च की डंडी तोड़ते समय उसकी उंगलियां तेज और बारीकर थीं और प्लास्टिक की टोकरी में टूटी हुई मिर्चें करीने से रखी हुई थीं। साथ में काम करते करते शुरू की झिझक तुरंत दूर हो गई। क्या आपने पहले भी ऐसा काम किया है? हाँ, मैं 3 साल पहले दिल्ली से आई थी। तब से मैं यहाँ वहाँ खेतों में काम करके गुजारा कर रही हूँ। मुझे शहर में काम करने से ज्यादा ये काम पसंद है। आप दिल्ली से हैं? हाँ, मैं उत्तरी दिल्ली में रहती थी। मैं अकेली वहां से आई हूं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ छुपा हुआ था। रामपाल ने और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने फिर से उसकी लाइन में लगी मिर्चों को देखा। मिर्चों की हालत अच्छी थी और तोड़ने का तरीका भी कुशल था। पार्वती के उम्मीद से ज्यादा कुशल होने पर रामपाल ने आभार महसूस किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बातें कम होती गईं। दोनों ही खेत के काम पर ध्यान दे रहे थे, इसलिए बातों से ज्यादा हाथ और शरीर काम कर रहे थे। पसीना माथे से बह रहा था और धूप और तेज हो गई थी। फिर भी पार्वती ने एक बार भी आराम करने के लिए नहीं कहा और चुपचाप काम करती रही। जब रामपाल ने जानबूझकर आराम करने के लिए कहा तो उसने मुस्कुराते हुए काम जारी रखा।
ठीक है, जब काम करने का मन हो तो रुकना ज्यादा थका देता है। रामपाल उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। अकेले खेतों में काम करते हुए वह सालों से बोलना भूल गए थे और आज उन्हें यह एहसास हुआ कि एक बात भी किसी का दिल छू सकती है। खेत का काम पूरी सुबह चलता रहा। रामपाल ने बहुत समय बाद किसी के साथ काम करके पसीना बहाया था और किसी के साथ होने से उन्हें धूप भी कम तेज लग रही थी। उस सुबह रामपाल के मिर्च के खेत में सिर्फ एक मजदूर नहीं आया था, बहुत समय से बंद उनका भारी दिल धीरे धीरे खुलने लगा था। मिर्च के खेत में पूरी सुबह मिर्च तोड़कर रामपाल को भूख लगने लगी। पसीना उनके माथे से बह रहा था और उनकी कमीज पीठ से चिपक गई थी। हालांकि पतझड़ थी, लेकिन धूप अभी भी तेज थी। काम पूरा करने के बाद पार्वती भी माथे पर रूमाल रखकर और एक हाथ कमर पर रखकर खड़ी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी। एक अनजान काम को कुशलता से करने वाली उसे देखकर रामपाल को उसमें और रुचि होने लगी। क्या हम दोपहर का खाना गांव के ढाबे से मंगवा लें? यहाँ पास में एक ढाबा है जहाँ बहुत स्वादिष्ट थाली मिलती है। रामपाल के प्रस्ताव पर पार्वती ने धीरे से सिर हिलाया। मैं कुछ बना देती हूँ, घर का बना खाना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। आप पहले से ही इतनी थकी हुई हैं तो खाना क्यों बनाएंगी? क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी रसोई इस्तेमाल कर सकती हूँ? ये कहकर पार्वती ने अपने काम वाले बैग से एक छोटा और पुराना कपड़े का पोटली निकाली। उसमें आधा कद्दू, एक छोटा सा दाल का डिब्बा और कुछ सूखी मिर्चें थीं। रामपाल कुछ पल के लिए हैरान रह गए। अपनी पत्नी के जाने के बाद यह पहली बार था कि कोई और महिला उनकी रसोई में आ रही थी और किसी के हाथ का बना खाना खाए उन्हें बहुत समय हो गया था। वो कुछ पल हिचके और फिर बोले, ठीक है, इस तरफ से आओ। घर थोड़ा पुराना है, इसलिए रसोई शायद इतनी अच्छी ना हो। कोई बात नहीं, पुराने घरों में ज्यादा प्यार होता है। आंगन में आते ही पार्वती ने परिचित तरीके से कदम बढ़ाए। छोटी सी सब्जी की क्यारी से उसने एक प्याज और कुछ हरी मिर्चें तोड़ी, उन्हें धोया और रसोई में ले गई। रामपाल को उसका यह तरीका अजीब नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी सालों पहले ऐसा ही करती थी। रामपाल रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर पार्वती की पीठ को ध्यान से देख रहे थे। पार्वती ने पहले चावल धोए, उन्हें कई बार धोकर कुकर में रखा और उसके ऊपर दाल वाली कटोरी रखी और गैस जला दी। सूखी मिर्चों और कुछ मसालों से तड़का लगाया और कटे हुए कद्दू और प्याज डाल दिए। धीरे धीरे पकते हुए एक स्वादिष्ट खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। दाल पकने की आवाज, सब्जियां काटने की आवाज और उसके खाना बनाने की पीठ को देखकर रामपाल को बहुत समय बाद ऐसा लगा कि उनका घर भरा हुआ है। रामपाल अजीब सा खड़ा था, तभी उसने धीरे से कहा, पार्वती जी, क्या आप पहले किसी ढाबे में काम करती थीं? नहीं, मैं सिर्फ घर का काम करती थी, उसने हल्के से हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी बात भारी लगी। दाल की खुशबू तुरंत पूरे घर में फैल गई और पक जाने पर पार्वती ने चावल परोसे और खाना लगाने लगी। एक छोटी सी मेज पर गरम दाल, गर्मा गर्म सादे चावल और सुबह उसके साथ लाए गए अचार के साथ ये एक सादा लेकिन सुंदर खाना बन गया था। मेज के सामने बैठे रामपाल ने बिना किसी रुकावट के बहुत देर तक खाने को देखा। उसने जो चम्मच दिया था उसे उठाकर रामपाल ने धीरे से एक चम्मच दाल खाई। हल्का नमकीन स्वाद और दाल की मीठी महक उनके मुंह में फैल गई। रामपाल को यह स्वाद बहुत परिचित लगा। ये उनकी पत्नी द्वारा बनाई गई दाल की तरह था। ये बहुत स्वादिष्ट है, क्या आपको पसंद आया? हाँ, ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत समय बाद घर का बना खाना खा रहा हूँ। पार्वती ने सिर झुकाकर हल्की सी मुस्कान दी। ये दाल मैंने खुद बनाई है। मैं हमेशा थोड़ी सी अपने साथ रखती हूँ, कहीं भी रहूं ये मेरे साथ रहती है। रामपाल ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने कटोरी में रखे चावल को धीरे धीरे चबाकर खाया। जब घर के खाने की गर्माई उनके शरीर में फैल गई तो उनके भारी दिल का एक कोना भी हल्का हो गया। अकेले खाते हुए भी उन्हें 15 साल हो गए थे, लेकिन आज इस तरह किसी के द्वारा परोसे गए गर्म खाने के सामने बैठकर एक गर्म दिल वाले व्यक्ति के साथ बैठकर खाना खाने से रामपाल को बहुत समय बाद ऐसा लगा कि वह जिंदा है। पार्वती ने धीरे से बात शुरू की। रामपाल जी, क्या आप अपनी मिर्च से अचार या चटनी भी बनाते हैं? पहले मेरी पत्नी बनाती थी, मैं सिर्फ उनकी मदद करता था, लेकिन आजकल मैं आलस के कारण बाजार से खरीद लेता हूँ। इस साल आपके पास बहुत सी मिर्चें हैं और मौसम भी अच्छा है, तो आप चटनी बनाने के बारे में सोचिए, मैं आपकी मदद करूंगी। चटनी एक ऐसा शब्द था जिसे वह बहुत समय पहले भूल गए थे, लेकिन जब पार्वती ने चटनी के बारे में बात की तो रामपाल को अपनी पत्नी के साथ चटनी बनाने का समय याद आ गया।
पता नहीं, मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो मैं आपकी मदद करूंगी, कुछ दिनों की मेहनत है, उसने आराम से कहा। लेकिन उसके इस एक वाक्य से रामपाल को एक अजीब सी उत्सुकता हुई। उनका भारी दिल उसकी वजह से धीरे धीरे पिघलने लगा था और उस दिन के बाद वह दोपहर के खाने का इंतजार करने लगे थे। एक और ठंडी सुबह रामपाल अपनी सामान्य आदत से बहुत पहले उठ गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पार्वती द्वारा बनाई गई दाल की महक अभी भी घर में है। आधी नींद में शरीर को उठाते हुए वह रसोई में गए और पिछली रात की बची हुई दाल गर्म करके सादा नाश्ता करने लगे। तभी आंगन से किसी की आवाज आई। क्या रामपाल जी हैं? दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो एक अनजान आदमी खड़ा था। 40 साल का आदमी एक बेसबॉल टोपी और भूरे रंग की जैकेट पहने था और उसके कंधे पर एक हल्का बैग था। रामपाल ने हैरान होकर पूछा, हाँ मैं हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं विजय हूँ, मैं एजेंसी से आया हूँ, मैं आज से मिर्च तोड़ने का काम करूंगा। इस बात पर रामपाल ने माथे पर शिकन डालकर पूछा, और कल जो महिला आई थी पार्वती जी? विजय ने अजीब सा सिर हिलाया। ओ, आप उनकी बात कर रहे हैं। मुझे एजेंसी से पता चला कि उनका दूसरे खेत में तबादला हो गया है। मुझे ठीक से नहीं पता, बस मुझे आज यहाँ आने के लिए कहा गया। यह सुनकर रामपाल के दिल में एक भारीपन सा आ गया, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर सामान्य भाव बनाए रखने की कोशिश की। ठीक है, इस लाइन से शुरू करो, तोड़ने का तरीका आसान है। विजय को मिर्च के खेत में ले जाकर रामपाल अकेले खेत के दूसरी तरफ खड़े हो गए। हाथ में मिर्च पकड़ी हुई थी, लेकिन उनका मन पूरी तरह से पार्वती के पास था। कल जहां पार्वती ने काम किया था, जिस पत्थर पर वह बैठी थी और जिस टोकरी में उसने मिर्च रखी थी, वे सब उनकी आंखों के सामने आ रहे थे। क्या वह बस यूं ही चली गई? उसने अकेले में बुदबुदाते हुए अपना काम रोक दिया। आज उन्हें मिर्च ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी और उनकी कमर हमेशा से ज्यादा दर्द कर रही थी। विजय चुपचाप और मेहनत से काम कर रहा था, लेकिन रामपाल को वह पसंद नहीं आया। दोपहर के खाने के समय रामपाल ने विजय से गांव के ढाबे से खाना लाने को कहा। ये पैसे हैं, 2 थालियां ले आना। विजय के चले जाने के बाद रामपाल खेत के एक कोने में चुपचाप बैठ गए। खेत में जो उसकी आवाज सुनाई देती थी वह अब बहुत दूर लग रही थी। उसने आंखें बंद करके सिर उठाया तो ऊंचे नीले आकाश में प्रवासी पक्षी उड़ रहे थे। एक बार उड़ जाने वाले प्रवासी पक्षी कभी वापस नहीं आते। क्या वह भी इसी तरह वापस नहीं आएगी? उस दिन भी वह सूरज ढलने तक चुपचाप काम करते रहे। विजय मेहनती था और शांत स्वभाव का था, लेकिन चाहे वह कितना भी मेहनती हो, रामपाल को वह पसंद नहीं आया। मिर्च का खेत उतना ही बड़ा था और मिर्चें अभी भी लाल थीं, लेकिन रामपाल के लिए वह कल से बहुत अलग था। काम खत्म करके घर लौटने के बाद रामपाल ने रात का खाना बनाने के लिए फ्रिज खोला तो उन्हें अंदर एक कटोरी में दाल मिली, वही दाल जो पार्वती ने बनाई थी। उन्होंने उसे बर्तन में डाला और चुपचाप गैस पर रख दिया। भाप उठने लगी और दाल उबलने लगी, लेकिन स्वाद अलग था। वही सामग्री, वही दाल, फिर भी खाने में कोई स्वाद नहीं था। उन्होंने बस कुछ चम्मच खाई और चम्मच रख दिया। उस रात रामपाल सो नहीं पाए। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने उस खेत को देखा जहां उसने मिर्चें तोड़ी थीं। उस रात रामपाल ने जागकर गुजारी। जैसे ही सूरज निकला, रामपाल गांव के दोस्त राजेश के घर गए। अरे राजेश, वह महिला जो पिछले हफ्ते हमारे खेत में काम करने आई थी, पार्वती जी, वह कहाँ गई? राजेश ने मुंह में सिगरेट दबाकर कहा। अरे भाई, वही तो सिरदर्द है। वह कल से दूसरे खेत में गई है, लेकिन उस खेत का मालिक अच्छा आदमी नहीं है। क्या बुरा है? वह मजदूरों के साथ बुरा बर्ताव करता है, और खासकर बूढ़ी महिलाओं के साथ। यह सुनकर रामपाल का चेहरा सख्त हो गया। वह बिना कुछ कहे ट्रक की चाबी उठाकर राजेश को देखे बिना सीधे बाहर निकल गए। वह फिर से उसकी तरफ चल पड़े। रामपाल के दिल में एक ऐसी भावना थी जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे। जैसे ही वह ट्रक में बैठे, उन्होंने अपने हाथों में ताकत महसूस की। ट्रक के हैंडल पर उनकी उंगलियों की नसें उभर आई थीं और उनके होंठ बंद थे। पतझड़ की धूप सुबह में गर्म थी, लेकिन उनका चेहरा ठंडी हवा से भरा हुआ था। राजेश ने जिस खेत का नाम लिया था वह गांव से बहुत दूर पहाड़ की तरफ था। वह एक खेत की बजाय कई बड़ी बड़ी पॉली हाउस वाली टमाटर की खेती थी। ये उस इलाके में सबसे ज्यादा काम वाला और सबसे ज्यादा बदमिजाज जगह मानी जाती थी। ट्रक कंकड़ वाली कच्ची सड़क पर खड़खड़ाते हुए चल रहा था और 100 मीटर से ज्यादा दूर धूल उड़ रही थी। हैंडल पकड़े हुए रामपाल चुप थे। सड़क के किनारे टमाटर की खेती का एक पुराना बोर्ड लगा था, और जब वह वहां पहुंचे
तो उन्हें दूर से ही चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अगर तुम लोग ऐसे ही काम करोगे तो ये कब खत्म होगा? आंखें क्यों लगाई हैं? बस लगाने के लिए हैं क्या? रामपाल उस आवाज पर रुक गए। वह धीरे धीरे पॉली हाउस की तरफ गए और लोगों को देखा। कई मजदूर बिखरे हुए काम कर रहे थे और उनके बीच में सिर झुकाकर काम करती हुई पार्वती थी। उसने अपनी पुरानी टोपी लगा रखी थी और छोटे हाथों से टमाटर के डिब्बे लगा रही थी। उसके बगल में एक मोटा आदमी खड़ा था जिसका चेहरा लाल था और वह चिल्ला रहा था, अरे ओ लड़की, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर काम नहीं कर सकती तो घर जाकर बच्चे पालो। ये सुनकर रामपाल का धैर्य टूट गया और उन्होंने मुट्ठी भींचकर उसके पास जाकर कहा, बस करो। खेत के मालिक ने रामपाल को देखा और पूछा, कौन हो तुम? मैं आपको नहीं जानता, वह मेरी परिचित है। आप उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? चाहे वह आपकी परिचित हो या नहीं, वह काम नहीं कर रही है। अगर मेरे खेत का नुकसान हुआ तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। उसे यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर रामपाल पार्वती की तरफ चले गए। उसने बड़ी बड़ी आंखों से रामपाल को देखा। उसकी आंखें हैरान और उदास लग रही थीं। अब बस करो, चलो चलते हैं। पार्वती बिना कुछ कहे रामपाल के पीछे पीछे चलने लगी। पीछे से खेत का मालिक अभी भी कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन रामपाल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। रामपाल ने ट्रक का दरवाजा खोला और वह धीरे से बैठ गई। रामपाल भी ट्रक में बैठे और कुछ देर उसे देखने के बाद कहा, बहुत मुश्किल था, है ना? उसने खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मुझे इस तरह की चीजों की आदत है। पार्वती जी, रामपाल ने दृढ़ता से कहा, किसी चीज की आदत होने का मतलब यह नहीं कि उसे बर्दाश्त किया जाए। आप एक बेहतर बर्ताव के लायक हैं। यह सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर तक शांत रहने के बाद उसने धीरे से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रक मिर्च के खेत वाले गांव की तरफ जाने लगा। सड़क पर तिरछी धूप पड़ रही थी और खेतों के बीच सरकंडों के पौधे हवा में लहरा रहे थे। उस दोपहर रामपाल ने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया। उनका मन उलझा हुआ था, लेकिन साथ ही उन्हें शांति भी मिल रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि पार्वती वापस आ गई है और यह भी जानकर हैरानी हुई कि वह किसी की इतनी चिंता कर सकते हैं। मिर्च के खेत के पास बैठे हुए उन्होंने दूर पहाड़ की तरफ देखा और चुपचाप एक गहरी सांस ली। तभी रसोई से कुछ हिलने की आवाज आई। क्या मैं आज रात का खाना बना लूं? पार्वती कुछ कबाब और शराब की बोतल लेकर खड़ी थी। रामपाल हैरान हो गए। नहीं, आज मैं बनाऊंगा। आपने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। कोई बात नहीं, आपने मेरी मदद की, इसलिए मैं आपको ये दावत देना चाहती हूँ। वह एक छोटा चूल्हा लाई और आग जलाने लगी और मिर्च के खेत से तोड़ी हुई हरी मिर्चें और लहसुन भी साथ में भूनने लगी। शाम के धुंधलके में खाट पर बैठकर शराब देते हुए रामपाल ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि दिल्ली में आपके साथ क्या हुआ था? पार्वती ने कुछ देर शराब के गिलास को देखा और फिर धीरे से बोली, मेरे पति का एक व्यापार था। जब वह अच्छा चल रहा था तो सब ठीक था, लेकिन फिर वह एक दोस्त की वजह से बहुत कर्ज में डूब गए और आखिरकार बहुत ज्यादा तनाव के कारण उनका निधन हो गया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे दबा हुआ दर्द दिखाई दे रहा था। रामपाल चुपचाप उसे देखते रहे। उसने आगे कहा, मेरे पास केवल कर्ज बचा था। घर और दुकान सब बेच दिया, इसलिए मैं यहाँ गांव में आ गई, कुछ कमाने और कुछ दिन जीने के लिए। मुझे जीना ही था। रामपाल ने उसे देखते हुए धीरे से सिर हिलाया। चुपचाप शराब पीते हुए उन्होंने कहा, मैंने भी अपनी पत्नी को 15 साल पहले खो दिया था। शुरू में मुझे लगा कि पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। दोनों ने इस तरह अपने दर्द को एक दूसरे के साथ बांटा। बातें कम थीं, लेकिन दिल से जुड़े थे। कबाब ठंडे हो गए थे और शराब की बोतल खाली हो गई थी। तभी दोनों के चेहरे पर शांति आ गई थी। उस रात पार्वती ने खेत के कोने में बनी झोपड़ी में सोने के लिए कहा, लेकिन रामपाल का मन उस पर टिका हुआ था। सोने से पहले उन्होंने मन में दोहराया, मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूँ। तेज बारिश बिना किसी चेतावनी के शुरू हो गई। पहले हल्की फुहार थी, फिर बड़ी बड़ी बूंदें छत पर गिरने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश उम्मीद से ज्यादा तेज हो रही है। रामपाल जो अभी सोए नहीं थे, उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। उन्हें दूर पार्वती की झोपड़ी की छत दिख रही थी। पुरानी झोपड़ी में बारिश होने पर हमेशा पानी टपकता था। यह सोचकर कि पार्वती वहां सो रही होगी, उनके दिल में बेचैनी होने लगी। आखिरकार रामपाल ने कंबल हटाया और उठ गए। रसोई का दरवाजा खोला तो रात की ठंडी हवा अंदर आ गई। बारिश छत पर जोर से बज रही थी
और जैसे ही उन्होंने कदम रखा उनके जूते पूरी तरह से भीग गए। वह बारिश में भीगते हुए झोपड़ी की तरफ भागे। जब वह झोपड़ी के पास पहुंचे तो जैसा उन्होंने सोचा था, छत से पानी टपक रहा था। कुछ बाल्टियां रखी हुई थीं और एक बड़े कटोरे में पानी लगभग आधा भर चुका था। पार्वती एक गीले कंबल को पकड़े हुए जल्दी जल्दी पानी निकाल रही थी। पार्वती जी, उसने सिर घुमाकर हैरान आंखों से रामपाल को देखा। रामपाल जी, आप अभी तक सोए नहीं, आपको यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बात मुझे कहनी चाहिए। आप इस हालत में यहाँ कैसे सो सकती हैं? अगर मैं इसे थोड़ा सा साफ कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा, ये जल्दी सूख जाएगा। रामपाल ने अपना सिर हिलाया। कंबल तक भीग गया है, आप कैसे सो सकती हैं? चलो घर के अंदर चलो। पार्वती ने हाथ हिलाकर कहा, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये मुश्किल नहीं है, और आप इस तरह गीले होकर कैसे सो सकती हैं? मैं भी सो नहीं पाऊंगा, मेरी बात मानो। उनकी बात सुनकर पार्वती ने कुछ नहीं कहा, बल्कि रामपाल की आंखों में देखा। उन आंखों में बसी ईमानदारी को महसूस करते हुए उसने सिर हिला दिया। आखिरकार दोनों बारिश में भीगते हुए आंगन पार करके घर के अंदर आए। हॉल में से तौलिया निकालकर उन्होंने उसे दिया और कहा, इससे अपना सिर पोंछ लो और कपड़े भी बदल लो। कपड़ों वाली कोठरी में जाकर उन्होंने 15 साल से नहीं खोली गई दराज खोली। उसमें उनकी पत्नी के कपड़े अभी भी रखे थे। वे थोड़े पुराने और मुड़े हुए थे, लेकिन पहनने के लिए ठीक ठाक थे। ये पहन लो, ये आपके साइज में ठीक आएगा। ये धुले हुए हैं। पार्वती ने कपड़े लेकर धीरे से पूछा, क्या ये ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, तुम्हें ठंड लग जाएगी, जल्दी से बदल लो। वह अंदर के कमरे में गई और कपड़े बदल लिए। इस बीच रामपाल ने ऐसा कमरा ढूंढने की कोशिश की जिसमें पानी न टपक रहा हो, लेकिन हॉल और बरामदा सब जगह छत पुरानी होने की वजह से पानी आ रहा था। आखिरकार केवल अंदर का कमरा ही सुरक्षित था। पार्वती कपड़े बदलकर बाहर आई तो रामपाल ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर देना, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कमरा है, बाकी सब जगह पानी टपक रहा है। अगर आपको ठीक लगे तो आप यहाँ सो सकती हैं, मैं हॉल में सो जाऊंगा। पार्वती ने तुरंत सिर हिला दिया। हॉल में भी तो बारिश आ रही है। दोनों एक दूसरे को अपनी जगह सोने के लिए कह रहे थे और आखिर में उन्होंने 2 बिस्तर लगाकर रामपाल को फर्श पर और पार्वती को बिस्तर पर सोने का फैसला किया। कमरे में शांति थी और दोनों ही अपने अपने बिस्तरों में लेट गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। बारिश अभी भी छत पर बज रही थी और कभी कभी छत से चरमराने की आवाज आती थी। कमरे में शांति थी, लेकिन उन्हें एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। किसी और के साथ एक ही कमरे में सांस लेना बहुत समय बाद हो रहा था, इसीलिए उन्हें अजीब और अपरिचित लग रहा था। आज के लिए आपका बहुत धन्यवाद। पार्वती ने पहले बात शुरू की। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। दोनों फिर से कुछ देर चुप रहे, लेकिन दोनों के बीच बिना बोले ही एक भावना थी। रामपाल जी, जब आपने मुझे ये कपड़े दिए तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। रामपाल कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं इतने सालों से उन कपड़ों को हाथ नहीं लगा सका। मेरी पत्नी के जाने के बाद वह कमरा और वे कपड़े वैसे ही रखे थे, लेकिन मुझे लगा कि आप उन्हें पहनेंगी तो ठीक रहेगा। पार्वती ने चुपचाप कंबल के अंदर उनकी बात सुनी। उस बात का क्या मतलब था ये वो भी समझती थी, और ये वो पल था जब उन्होंने अपने बीते हुए समय को छोड़ दिया था और आज के इंसान के लिए अपने अतीत को भुला दिया था, और पार्वती ने उनके आज के जीवन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया था। सुबह बारिश कम हो गई थी। खिड़की से बाहर अभी भी धुंधला था और ठंडी बारिश की आवाज आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर गर्म था। उस रात रामपाल और पार्वती एक ही कमरे में एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। यह एक शांत और धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आने वाली रात थी। जब रामपाल की आंखें खुलीं तो सुबह हो चुकी थी। बारिश की आवाज कम हो गई थी और खिड़की से बाहर हल्की धूप दिख रही थी। हमेशा से ज्यादा गहरी नींद में सोए वह करवट बदलकर उठ गए। आंगन में शांति थी। उन्होंने बिस्तर लगाया और दरवाजा खोला तो रसोई से दाल की स्वादिष्ट महक आ रही थी। वह कुछ पल के लिए रुक गए। कुछ तलने की आवाज, बर्तन के ढक्कन हिलने की आवाज और धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही थी। पिछली रात बारिश में भीगने के बाद भी पार्वती पहले ही उठकर सुबह का नाश्ता बना रही थी। वह रसोई के दरवाजे से लगकर उसकी पीठ को देखने लगे। उसके बाल करीने से बौंधे हुए थे और उसकी कमर पर उनकी पत्नी द्वारा पहना जाने वाला वही सादा एप्रन बौंधा था। हैरानी की बात यह थी कि यह दृश्य उन्हें अपरिचित नहीं लगा,
बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे यह बहुत समय पहले के किसी आम दिन की याद को फिर से निकाल लाया गया हो। क्या आप उठ गए? पार्वती ने मुड़कर हल्की सी मुस्कान दी। आपको तो थोड़ा और सो लेना चाहिए था। आप कल रात बहुत थक गई होंगी। पता नहीं क्यों, बारिश के दिन मेरी नींद जल्दी खुल जाती है और रामपाल जी के घर में सोकर मुझे और ताकत मिली है। उसने मुस्कुराते हुए दाल में नमक मिलाया। कुकर से भाप निकल रही थी और रसोई की मेज पर पहले से ही अचार, सब्जी और मिर्च रखी थी। रामपाल ने बिना कुछ कहे फ्रिज से पानी निकालकर गिलास में भरा और चुपचाप उसके बगल में रख दिया। क्या झोपड़ी, ठीक है। रात को बहुत बारिश हुई थी। सुबह मैंने देखा तो कंबल पूरी तरह से भीग गया था और फर्श भी गीला था। आज दोपहर में अगर आपको समय मिले तो हम साथ में उसे ठीक करते हैं। इसके बाद रामपाल ने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा, आप कुछ दिनों के लिए इसी घर में सो सकती हैं। पार्वती चम्मच उठाते हुए रुक गई। क्या यह सच में ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल। घर अकेले से ज्यादा दो लोगों के रहने से ज्यादा गर्म रहता है। उनकी बात सुनकर उसने धीरे से सिर हिलाया। पार्वती को गर्म शब्द सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सी रातें ठंडी हवा और शांति में गुजारी थी, इसलिए गर्म शब्द सुनकर उनका दिल हल्का हो गया था। और उस दिन से दोनों का साथ में रहना स्वाभाविक रूप से शुरू हो गया। सुबह होने पर पार्वती पहले उठ जाती थी। वह घर की हर कोने की सफाई करती, सुबह का नाश्ता बनाती और क्यारी से सब्जियां तोड़कर लाती थी। रामपाल रसोई के दरवाजे पर लगकर उसे देखते रहते और फिर स्वाभाविक रूप से पानी ले आते या मेज पर चम्मच रख देते। उन दोनों की दिनचर्या किसी भी आम पति पत्नी से अलग नहीं थी। वे साथ में मिर्च के खेत में काम करते थे, पार्वती द्वारा लाई गई पोटली से दोपहर का खाना खाते थे और कुछ देर पेड़ की छाया में बैठकर पानी पीते हुए बातें करते थे। शाम को पार्वती रसोई में खड़ी होती थी और रामपाल अजीब तरह से सब्जियां काटते या प्याज छीलते थे। पार्वती अक्सर उन्हें चिढ़ाती थी। रामपाल जी, आप तो सच में घर के काम में माहिर हो गए हैं। रात का खाना खाने के बाद वे आंगन में बनी खाट पर साथ में बैठते थे। रात के आकाश को देखकर जब तारे दिखाई देते तो वे साथ में तारे देखते और जब हवा चलती तो वे साथ में पत्तों की आवाज सुनते थे। एक दूसरे के साथी के रूप में वे हर दिन को एक नए तरीके से गुजार रहे थे। धूप से भरे आंगन में मिर्चें लाल होकर सूख रही थीं। जमीन पर बिछे हुए कपड़े पर रामपाल ने कल जो मिर्चें तोड़ी थीं वे बराबर फैली हुई थीं और उसके बगल में पार्वती उन्हें हवा लगने के लिए पलट रही थी। रामपाल उसके बगल में एक छोटी सी कुर्सी पर बैठे उसकी पीठ को देख रहे थे। पार्वती हमेशा हर काम को बहुत ध्यान से करती थी और वह उन्हें हमेशा अच्छी लगती थी। इस तरह दोनों ने मिलकर चटनी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। शायद कल तक हम इसे पीसना शुरू कर सकते हैं। पीसना? मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि मेरे हाथ में दर्द न हो जाए। इसलिए तो हम दो लोग हैं। हम बारी बारी से करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। लाल सूखी मिर्च को पीसना, नमक और गुड़ मिलाकर स्वाद लेना, यह काम 1-2 दिन का नहीं था, लेकिन उन दोनों के लिए चटनी बनाना सिर्फ एक काम नहीं था। यह एक दूसरे के जीवन को एक बर्तन में डालने जैसा था और ये एक साथ रहने का वादा था। और जिस तरह वो चटनी पक रही थी उसी तरह उनका प्यार भी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पक रहा था। पतझड़ की एक रात दोनों खाट पर बैठे थे। बीच में शराब की बोतल रखी थी और उन्होंने मिलकर रोटी बनाई थी। तारे कम ही दिखाई दे रहे थे और गांव में कुत्ते के भौंकने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। पार्वती ने धीरे से शराब डालते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसी शांत रात कितनी बार देखी है। गिलास लेते हुए रामपाल ने धीरे से कहा, इस घर में मुझे हमेशा शांति नहीं बल्कि बहुत अकेलापन महसूस होता था। पार्वती कुछ देर चुप रही। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, सच कहूं तो दिल्ली में हमेशा शोर था, गाड़ियों का शोर, लोगों का शोर और मेरे मन का शोर। मैं इन सब से इतना थक गई थी कि मैंने अपने कानों को बंद कर दिया था। रामपाल ने उसे देखते हुए धीरे से सिर हिलाया। मन का शोर सबसे ज्यादा तेज होता है। मेरे पति भले और जिम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। एक बार उन्होंने एक दोस्त के लिए गारंटी ले ली और वही हमारे लिए कर्ज का पहाड़ बन गया। उसने अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखा और आंखें झुका लीं। एक दिन जब मैं घर लौटी तो मेरे पति नहीं थे। उनका फोन बंद था और वह कंपनी भी नहीं गए थे। आखिर में वह एक नदी के किनारे मिले, बिना किसी चिट्ठी के। मैं बस अकेली रह गई थी। रामपाल ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उन्होंने धीरे से गिलास उठाया और पिया। ठंडी शराब गले से नीचे उतरते ही
उनका मन भी शांत हो गया। उस दिन के बाद मैंने घर और दुकान सब बेच दिया। लोगों की नजरें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और रिश्तेदार और दोस्त भी एक एक करके दूर होने लगे। पार्वती की आवाज अब नहीं कांप रही थी, बल्कि बहुत शांत थी। इसलिए मैं सब छोड़कर यहाँ आ गई, एक ऐसे गांव में जहां मुझे कोई नहीं जानता था। एक ऐसा जीवन जीना चाहती थी जहां मुझे कोई ना जानता हो। रामपाल ने चुपचाप सिर हिलाया। उनकी नजरें उसकी उंगलियों पर थीं। पतली उंगलियों पर हल्के से निशान थे। ये उन हाथों के निशान थे जो महीनों से खेतों में काम कर रहे थे। पार्वती जी, आप बहुत बहादुर हैं। उसने सिर घुमाया। कोई बहादुर नहीं है, मैंने बस जीना जारी रखा। फिर भी इस तरह हंसते हुए फिर से खाना बनाना और चटनी बनाना आसान नहीं है। यह सुनकर पार्वती हल्की सी मुस्कुराई। ये आपकी वजह से है रामपाल जी। रामपाल ने चुपचाप गिलास उठाया। इस बार उन्होंने ही पार्वती का गिलास भरा। जब आप आईं तो मेरा घर फिर से जिंदा हो गया। कोई नहीं था तो मेरा घर और मेरा दिल दोनों मर चुके थे। हम दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। पार्वती ने रामपाल का हाथ पकड़ लिया। जहां उनके हाथ मिले थे वहां एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। पतझड़ की ठंडी हवा में भी वह गर्माहट बहुत देर तक नहीं गई। उस रात दोनों ने खाट पर बैठकर बहुत देर तक बातें की। उस रात दोनों ने अपने अपने दर्द को बाहर निकाला और एक दूसरे को स्वीकार किया। यह दो दिलों का एक दूसरे को आराम देने की रात थी। और अगली सुबह रामपाल अपनी सामान्य आदत से पहले उठ गए। रसोई से आने वाली आवाज अभी भी वैसी ही थी, लेकिन उस दिन की दाल की महक खास थी। अब उनके लिए पार्वती के बिना घर की कल्पना करना भी मुश्किल था। पार्वती खिड़की खोलकर हवा दे रही थी और रामपाल खाने की मेज के बगल में बैठकर अखबार पलटते हुए उसे देख रहे थे। पार्वती जी, आप आजकल क्या सोच रही हैं? पार्वती ने खिड़की से बाहर देखते हुए रामपाल की तरफ सिर घुमाया। क्या सोच रही हूं? हाँ, आगे के बारे में। क्या आप सर्दी के बाद वापस जाने के बारे में सोच रही हैं? ये सुनकर पार्वती कुछ देर तक जवाब नहीं दे पाई। उसने अपने होंठ बंद कर लिए और अपनी नजरें झुका लीं। रामपाल कुछ देर तक उसकी चुप्पी को देखते रहे। फिर उन्होंने फिर से कहा, जरूर नहीं कि आप जवाब दें, बस मुझे उत्सुकता हुई। कभी कभी जब मैं आपको दूर देखते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि क्या आपका मन दूर जा रहा है। पार्वती ने धीरे से सांस ली और शांत होकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन यह सब इतना अच्छा है कि मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि क्या ये कभी खत्म हो जाएगा? क्या ये भी बस थोड़े समय के लिए है? उसकी बात सुनकर रामपाल का दिल भारी हो गया। उन्होंने हमेशा से ज्यादा गहरी आंखों से उसे देखा और कहा, पार्वती जी, शुरू में मैंने सोचा था कि ये बस एक साथ रहना है, बस खेती खत्म होने तक, चटनी बनने तक, लेकिन अब ये पूरी तरह से बदल गया है। अब आप मेरे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने हाथ से आंसू पोंछते हुए हंसते हुए कहा, कितना अजीब है ना? जब मैं अकेली थी तो मुझे किसी की जरूरत थी और मुश्किल होती थी, और जब मैं किसी के साथ हूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो चला न जाए। तो आप जाइएगा नहीं, अब आप घूमना बंद कर सकती हैं। आइए, हम दोनों यहीं पर अपना घर बनाते हैं। पार्वती ने रामपाल को देखा और उसने धीरे से सिर हिलाया। कुछ दिनों बाद सर्दी आ गई और उस साल की पहली बर्फ उम्मीद से पहले गिर गई। रामपाल और पार्वती आंगन में खड़े होकर साथ में पहली बर्फ देख रहे थे और रामपाल ने कहा, पार्वती जी, क्या हम बस ऐसे ही नहीं बल्कि सच में परिवार बन जाएं? पार्वती ने हैरान होकर उसे देखा और रामपाल ने अपनी जेब से एक छोटा और पुराना डिब्बा निकाला। उसके अंदर एक अंगूठी थी जो उनकी पत्नी ने उन्हें दी थी। यह एक साधारण चांदी की अंगूठी थी, लेकिन उसका एक गहरा मतलब था। यह मेरी पत्नी ने मुझे जाने से पहले दी थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं फिर से किसी के साथ रहूंगा तो उसे यह अंगूठी दे देना। अब ये आपकी है, पार्वती जी। पार्वती की आंख से एक आंसू बह गया और उसने जवाब दिया, हाँ, आइए, हम सच में परिवार बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव के चौक में एक समारोह का आयोजन किया गया। इसे शादी कहना शायद ज्यादा ठीक न हो, लेकिन दिल से ये किसी भी शादी से कम नहीं था। गांव वालों ने अपने हाथों से तरह तरह के पकवान बनाए थे और गांव के मुखिया ने अपनी बेटी की साड़ी पार्वती को पहनने के लिए दी थी। रामपाल ने काले रंग का कोट और पुराने जूते पहने थे और पार्वती ने गुलाबी रंग की साड़ी और ब्लाउज पहना था। समारोह में हल्की हंसी और तालियां थीं और मुखिया का भाषण छोटा और सीधा था। आप दोनों ने बसंत में मिर्च लगाई, गर्मियों में उसकी देखभाल की, पतझड़ में चटनी बनाई और अब सर्दी में शादी भी कर रहे हैं।
अगर कोई 4 मौसमों तक साथ रहा है तो वह पूरी जिंदगी भी साथ रह सकता है। 4 मौसमों से ज्यादा मैं चाहता हूं कि आप दोनों की जिंदगी हमेशा साथ रहे। उनकी कहानी मिर्च के खेत में ठंडी हवा से शुरू हुई थी, लेकिन अब वे साथ में एक गर्म प्यार महसूस कर रहे थे। आज भी ये कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सदस्यता लें और पसंद करें तो हमें और गर्म कहानियां सुनाने की ताकत मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि आज की यह कहानी आपकी अकेली और थकी हुई जिंदगी में एक छोटी सी राहत लेकर आई होगी।